नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शिवरे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको जानकारी है कि एमपीपीएससी 2023 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है आयोग द्वारा। और हम लोग आज चर्चा करेंगे, हम उस रणनीति पे चर्चा करेंगे जिसके तहत हम इस प्रारंभिक परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो सकें और अपनी आगे की जो स्टेजेस हैं उन पर काम कर सकें। अभी हमने पिछली वीडियोस में आपको नोटिफिकेशंस, वैकेंसीज और विभागों के बारे में बताया था, और ये भी इस संभावना हमने देखी थी कि चूंकि कम विभाग हैं इस बार, कम विभागों ने वैकेंसीज लॉन्च की हैं, अपनी जारी रिकमेंडेशंस दी हैं वैकेंसी के संदर्भ में। तो चुनावी साल भी है और कम विभागों की ही उसमें पोस्ट्स थी, तो वैकेंसी, जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो इंक्रीज हो सकती है ना। तो वो तो अपनी जगह पर है, वो चूंकि हमारे हाथ में है नहीं वैकेंसीज को कम ज्यादा करना, लेकिन हमारे हाथ में है पढ़ना या और मेहनत करना। तो आज उसी संदर्भ में हम बात करेंगे। आज की हमारी क्लास रहेगी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 स्ट्रेटजी पर। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा भी था, कमिटमेंट भी किया था कि हम बहुत जल्दी आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपसे साथ चर्चा करेंगे जिससे कि वो आपके काम आ सके इस परीक्षा को पास करने के लिए। हमने कोशिश ये की है कि जो स्ट्रेटजी है हमारी प्रीलिम्स परीक्षा को पास करने की, उसे उसमें कुछ बिंदुओं का बड़ा रोल होता है, बच्चों के कुछ सवाल होते हैं। और चूंकि अब हम लोगों के बीच में कोई भौतिक संपर्क नहीं है, तो आपके प्रश्नों के, जिज्ञासाओं के उत्तर मैं अभी सीधे तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन चूंकि हम भी विद्यार्थी रहे, इसी परीक्षाओं को पास भी किया है हमने और सिलेक्शन भी लिया है, तो हम एज ए स्टूडेंट समझते हैं कि कौन कौन से बिंदु दिक्कत देते हैं, कहाँ कहाँ हमको काम करना चाहिए, किन किन गलतियों से बचना चाहिए। तो उन्हीं 10 बिंदुओं को लेकर आपके सामने मैं आया हूं, उन्हीं की चर्चा करूंगा। मुद्दे पर आएंगे सीधे, टॉपिक आपको मैंने बता ही दिया है। और अगर अगली स्लाइड में देखो तो मैंने आपके जिज्ञासाओं के अनुरूप जो स्ट्रेटजी है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। कुल 10 क्वेश्चन मुझे लगता है कि बच्चों के मन में होते हैं जिनका आंसर हमको देना चाहिए। चूंकि वीडियो बहुत लंबी ना हो, आप कंफर्टेबल रहें, इसलिए हमने ये सोचा है कि इन्हें दो वीडियोस में आप तक पहुंचाएं। आज की वीडियो में जो चर्चा होगी वो पार्ट 1 पर होगी, जिसमें 5 क्वेश्चन है कि वेयर टू स्टार्ट, हम कहां से स्टार्ट करें, हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसे हो क्योंकि 90 दिन ही बचे हैं, प्री प्लस मेंस दोनों को साथ में लेकर कैसे चलें, या किसको प्रायोरिटी दें, किसको ज्यादा वेटेज दें, इसकी चर्चा करेंगे। रोल ऑफ टेस्ट सीरीज की इस प्रारंभिक परीक्षा में, प्रीलिम्स में टेस्ट सीरीज हमारे कितने काम आएगी उसकी चर्चा भी करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मेरे लिए तो सबसे ज्यादा लाभदायक रहे वो यही थे कि पुराने क्वेश्चंस सॉल्व करके कैसे आप एक ट्रेंड का पता लगाते हो कि पीएससी कहां से कैसे और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछती है। दूसरे वाले पार्ट में भी मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं, हम सोर्स कंटेंट, जो ज्यादा फोकस्ड एरिया है जहां से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, और रिवीजन्स का क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व है, कौन कौन सी मिस्टेक्स को हमको अवॉइड करना है, और हम अपने स्ट्रेस को मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि जिस दिन नोटिफिकेशन आता है अधिकतर बच्चे उस दिन से ही परेशानियों का सामना करते हैं। हालांकि वो परेशानियां खुद के मन की होती है, लेकिन उससे कैसे निजात पाई जाए इसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन सारी बात एक वीडियो में नहीं करेंगे, है ना। आज की वीडियो जो है हमारी इन क्वेश्चंस पर है, तो बहुत समय आपका और मेरा जो दोनों का ही बहुत कीमती है, उसे खराब ना करते हुए मुद्दे पर आते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी एक एक बातों को। सबसे पहला क्वेश्चन है वेयर टू स्टार्ट, हम स्टार्ट कहां से करें, शुरुआत कहां से करें। ये एक बड़ी दुविधा और असमंजस की स्थिति होती है कि नोटिफिकेशन तो आ गया है, हम करें तो करें कहां, इसे शुरू कहां से करें। अब इसमें देखो, ये बात सब पे लागू नहीं होती, लेकिन अमूमन सब पर ही लागू होती है। अगर आपने पहले प्रीलिम्स पास कर रखे हैं या आप एग्जाम दे चुके हो, उनके रिजल्ट वेटिंग में है, आप और स्टेजेस पर हो, मेंस लिख रहे हो, इंटरव्यूज दे रहे हो, लेकिन जब तक अंतिम चयन नहीं हो जाए तब तक हम प्रीलिम्स से हमारा जुड़ाव रहता है, हमको प्रीलिम्स देनी ही होती है ना। लेकिन फ्रेशर्स जो बच्चे हैं या किसी कारण से जो एक या दो अटेम्प्ट दे चुके हैं और प्रीलिम्स में दिक्कत आ रही है, नोटिफिकेशन के बाद सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम स्टार्ट कहां से करें, वेयर टू स्टार्ट।
तो देखिए, आज की जो क्लास है, ये जो सेशन है हमारा आपसे इंटरेक्शन का, ये कोई भावनात्मक, सैद्धांतिक और आदर्श बातों पर नहीं है कि मैं आपको बड़ी बड़ी बातें ज्ञान की बताऊं बौद्ध की तरह और आप उससे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो। नहीं, प्रैक्टिकली पढ़ाई के दौरान, हाँ, मतलब कई क्षेत्रों में आप भावनाओं को भी स्थान दे सकते हो, लेकिन पढ़ते समय आपको व्यवहारिकता को ही बल देना चाहिए, कम से कम पढ़ते समय। तो इसलिए बहुत व्यवहारिक बात आपसे करेंगे। सबसे पहली बात, जब सवाल आता है शुरुआत कहाँ से करें, तो एज अ स्टूडेंट मैं आपको सलाह दूंगा कि 3 चीजों पर आपकी नजर होनी चाहिए, वहीं से शुरुआत हो जाती है प्रीलिम्स परीक्षा की। सबसे पहला होता है सिलेबस, यानी पाठ्यक्रम। कितने ही बच्चों को मैं जानता हूं जिन्होंने कभी सिलेबस के इंपॉर्टेंस को नहीं समझा। वो पढ़ रहे हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें खरीद ली हैं, वो यूपीएससी के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं। अच्छी बात है, पढ़ना कहाँ बुरी बात है, पढ़ना तो बड़ी एक ऐसी चीज होती है जो हर व्यक्ति के ना नसीब में होती, ना हर व्यक्ति पढ़ पाता। लेकिन जो पढ़ पा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अनावश्यक क्यों पढ़ना? हम कम से कम पढ़कर भी अगर पास हो सकते हैं, तो क्यों ना कम से कम को गुणवत्ता के साथ, बेहतरी के साथ हम लोग पढ़े, है ना? उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास क्या हो, पाठ्यक्रम हो, सिलेबस हो। सिलेबस आपकी जो एग्जाम रूपी गाड़ी है उसकी स्टेयरिंग है, और अधिकतर लोग बिना स्टेयरिंग की गाड़ी चलाते हैं। उन्होंने एक लूसेंट खरीद ली, उसे पूरा पढ़ रहे हैं। कोई भी किताब अच्छी या बुरी हम सीधे तौर पर नहीं कह सकते, सब अच्छी किताब होती है, इसमें जानकारी मिलती है, ज्ञान मिलता है हमको। लेकिन हमारा सिलेबस क्या डिमांड करता है, वो जरूरी है। तो इन पे चर्चा करेंगे। पहला तो हो गया पाठ्यक्रम। दूसरा, चूंकि मैं आपसे बार बार कहता हूं, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको सुना रहा हूं कि मैंने क्या अचीव किया है, लेकिन एज अ स्टूडेंट मैंने वो दौर देखा है जब रिजल्ट नहीं आया और हमने कितने एग्जाम दे लिए। मैं 20 में चयनित हूं, लेकिन उस समय मुझे 21 का प्रीलिम्स और 22 का प्रीलिम्स भी देना पड़ा, दोनों निकले भी, है ना? क्योंकि रिजल्ट नहीं था। अब रिजल्ट है, अब शायद आगे ना देना पड़े। तो कुछ ना कुछ चीजें तो हमें फायदेमंद रही होंगी जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो पाठ्यक्रम का जितना रोल है, उतना ही रोल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, यानी कि पीएससी के पिछले 20 सालों के क्वेश्चन पेपर। इसे भी लोग बहुत हल्के में लेते हैं, बोलते हैं कि पेपर के 1-2 दिन पहले देख लेंगे। अरे वो देखने वाली चीज नहीं है कि उससे हूबहू क्वेश्चन आ जाए। उससे हमें लेवल का मालूम चलता है कि पीएससी का लेवल कितना है। हम यूपीएससी के क्वेश्चन लगा रहे हैं, अरे क्यों लगा रहे हैं? यूपीएससी का डिमांड अलग है, वो ऑल इंडिया लेवल पर काम कर रहा है, ये स्टेट पीसीएस परीक्षाएं हैं, तो उनकी डिमांड अलग है। यहाँ फैक्चुअल है, वहाँ कंसेप्चुअल है। अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन एक आध दो आ भी जाए, उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम यूपीएससी की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे इन सवालों के जवाब देते हैं। और तीसरा होता है ट्रेंड। ट्रेंड ट्यूटर वाला नहीं, जो अब एक्स हो गया है। ट्रेंड से मेरा मतलब है कि पीएससी किस प्रकार के ट्रेंड को फॉलो कर रही है, वहां लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसा है। जैसे लास्ट टाइम वाला जो प्रीलिम्स का पेपर था, वो लड्डू जैसा था एकदम, जैसे कि एकदम आपके सामने गर्मा गर्म कोई खाने की चीज आ गई हो और आप उसे खाकर आगे बढ़ो। लेकिन अगर आप 20 की बात करोगे, 21 का ठीक था, नॉर्मल था, लेकिन अगर आप 20 की बात करोगे तो वो करेले की तरह था। आप उसे देखकर ही डर जाओगे कि यार इसे कैसे हम मैनेज करें। तो 20 में बहुत कठिन पेपर था, 21 का थोड़ा सा लेवल था लेकिन बहुत कठिन नहीं था, और 22 वाला तो एकदम सरल दे दिया, इसलिए कट ऑफ भी बढ़ गया। तो जो बच्चे इन तीनों मैं इन सब के बारे में विस्तार से बताने आया हूं, मैं बहुत आराम से एक चीज बताऊंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और शुरुआत करना चाह रहे हो प्रीलिम्स की, तो इन तीनों चीजों पर ध्यान रखो। सबसे पहला है पाठ्यक्रम। आपकी टेबल पर किताबें ज्यादा हो कम हो, वो आपका अपना चॉइस ऑफ इंडिविजुअल है, आपका अपना मुद्दा है। लेकिन एक छोटा सा 4 पेजों का, प्रीलिम्स में तो एक ही पेज का सिलेबस होता है, मेंस का थोड़ा बड़ा होता है। सिलेबस जरूर हो, दीवार पे लगा हो, एक टेबल पर हो। आप अगर घूम कर पढ़ते हो या कहीं बाहर लाइब्रेरी जाते हो तो बैग में भी हो, सिलेबस हमेशा साथ हो। सिलेबस, जो व्यक्ति ठीक से पढ़ लेता है उसे सिलेबस याद हो जाता है।
जैसे 10 यूनिट हमारे पास हैं, हम उनकी बात भी करेंगे। जिसे पता है कि किस यूनिट में क्या है, उसके साथ अच्छी बात ये होती है उसे कोई नई जानकारी मिलती है। नई जानकारी से मेरा मतलब है उसे कोई करंट का कोई मुद्दा मिल गया तो उसे समझ में आ जाएगा, ये उस यूनिट में काम आ जाएगा, है ना। जैसे यूनिट नंबर 1 में मध्य प्रदेश के इतिहास और संस्कृति की बात कर दी गई है, जबकि यूनिट नंबर 2 में भारत के इतिहास की बात की गई है ना। इसी प्रकार यूनिट नंबर 3 में मध्य प्रदेश के भूगोल की बात की गई है, और 4 में भारत और विश्व के भूगोल की बात की गई है। 5th वाले में मध्य प्रदेश की राज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की बात की गई है। 6th वाली यूनिट में भारत की राज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की, पहले मध्य प्रदेश फिर भारत, फिर मध्य प्रदेश फिर भारत, फिर मध्य प्रदेश फिर भारत। हिस्ट्री और कल्चर, हिस्ट्री। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। 6 यूनिट तो यही हो गई। फिर 7 में आ जाती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना, टेक्नोलॉजी स्पेशली। 8 में आपका करंट अफेयर आ जाता है, वो एमपी का हो, इंडिया का हो, वर्ल्ड वाइड हो। 9th में आपकी आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाती है, और 10th में आ जाता है कमीशन, जहां से हर बार 10 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, और हम आपको वो बताएंगे भी इस बार। 10 यूनिट में क्या क्या है अगर आप ये जानते हो तो वो आपको जो करंट से जोड़ने वाली बात है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा कि फर्स्ट यूनिट में मध्य प्रदेश के इतिहास की, संस्कृति की और रियासतों की बात की गई है। जैसे ही आपको मालूम चला कि मध्य प्रदेश का एक रेलवे स्टेशन है भोपाल में, हबीबगंज, उसका नाम रानी कमलापति हो गया, तुरंत आपको लिखना चाहिए क्यों, रानी कमलापति का संबंध भोपाल रियासत से है। तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी हो गया और उसको आपने करंट से भी जोड़ लिया। अब ये थोड़ी ना है कि आप एक एक चीज को पढ़ते समय मैच करोगे कि सिलेबस में है या नहीं। सिलेबस आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। सिलेबस जिसको याद है उसकी बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, या समाप्त नहीं मतलब हल हो जाती हैं, और वो बेहतर तरीके से करंट अफेयर से खुद को जोड़ पाता है। जबकि बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, मैं आपको विश्वास से कहूं, मैंने जो भी एग्जाम एमपीपीएससी के क्लियर किए उसमें कई सारी चीजों का बड़ा रोल रहा। व्यक्तिगत तौर पर जो मैंने अपने लिए चुना कि मैं क्या सोच सकता हूं, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बड़ा रोल था। चाहे प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में, यहाँ तक कि कुछ इंटरव्यूज में भी हमें ऐसे क्वेश्चन मिले जो कभी किसी से पूछे गए थे, जो सेम बैकग्राउंड वाले थे, इंजीनियरिंग वाले थे या हमारे क्षेत्र वाले थे। क्वेश्चंस आते तो वहीं से हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मतलब क्या है, इसे समझिए। अगर आपने ये पकड़ लिया, इस बात को आपने समझ लिया, तो आपका प्रीलिम्स नहीं रोकेगा, मैं दावे से कह सकता हूं। कैसे? हर एक स्टूडेंट, चाहे वो एवरेज हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, वो डिपेंड करता है वो प्रीलिम्स में मेहनत कितनी करता है। और अगर वो कट ऑफ से 2 4 5 6 नंबर रह रहा है, मैं 70 75 नंबर ला रहा है लेकिन 80 नंबर नहीं आ रहे हैं, या 75 कट ऑफ है तो 72 71 नंबर ला रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेहनती नहीं है, मेहनती है, तभी तो वो इतने नंबर ला रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी गड़बड़ है। पुराने क्वेश्चन पेपर देखो, 2022 प्रीलिम्स हो चुका है, तो 21 भी हो चुका है, और 2000 वाला भी। 2000 से लेकर 2022 तक हर साल एक प्रीलिम्स परीक्षा हुई, कुछ डिले हुई तो वो एक साल में 2 हुई। मतलब हमारे पास 22 प्रीलिम्स के पेपर हैं, 22 सालों के, 2200 क्वेश्चन है हमारे पास। वो 2200 क्वेश्चन में से अगर 2 भी मिल गए तो बढ़िया है, कौन से बुरे हैं, 4 मिल गए तो भी बढ़िया है। लेकिन मैं सिर्फ इस बात पर बल नहीं देता कि पुराने में से कोई रिपीट हो जाए, नहीं। इतना छोटे मन से आगे नहीं बढ़ेंगे कि हम सिर्फ इसलिए उनको पढ़ रहे हैं कि वहां से 2 4 क्वेश्चन मिल जाए तो हम उसको ठीक कर लें। अरे वो तो बना ही लोगे आप। वहां से हमको कई सारे टॉपिक्स मिलते हैं। जैसे मान लो मैं एक न्यू स्टूडेंट हूं और मैंने कभी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में नहीं सुना, मैंने कभी क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में सुना। मैंने तैयारी पूरी कर ली क्योंकि मैं तो लूसेंट के भरोसे हूं, और मैंने पूरी पढ़ भी ली, अब उसमें नहीं दे रखा। मेरी तैयारी इस लेवल की है कि मेरे 70 75 नंबर हर टेस्ट में आ रहे हैं, और मैं मान के चल रहा हूं कि इससे ज्यादा मैं मेन एग्जाम में ले आऊंगा। इसी दौरान मैंने पुराने क्वेश्चंस लगाए तो मैंने देखा यार, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आया है, क्योटो प्रोटोकॉल से आया था, यूएनएफ ट्रिपल सी से, ये कहाँ है एनवायरनमेंट में, हम तो ये पढ़ ही नहीं रहे। तो फिर मेरी जिम्मेदारी क्या होगी, जितने भी ऐसे समिट्स हुए हैं आज तक, 1972 में रामसर समिट हुई थी, और उसके बाद में फिर कई प्रकार की समिट्स हुई, और स्टॉकहोम समिट हुई जिससे हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, और उसके पहले वियना प्रोटोकॉल, फिर पृथ्वी समिट, और कई सारी पर्यावरण के लिए समिट्स हुई। मुझे मालूम चल गया ये क्षेत्र तो मैं छूट रहा था।
तो मैंने 2 या 3 पेजों में सारी समिट्स बना ली। जब इतना पढ़ा है तो 2 पेज में, और क्या। अब यहां से एक क्वेश्चन आपको मिल गया, आपको मिल गया यूनिट ट्रिपल सी क्या होता है, सीबीडी क्या होता है ना, क्या बोलते हैं, इसके अलावा नगोया प्रोटोकॉल क्या है, आईची लक्ष्य क्या है, आईची 20 क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द किसने दिया। अब ऐसा सभी जानते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बेचारे जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता, वो कई सारे टॉपिक मिस कर जाते हैं और पेपर दे के आते हैं। उनको दुख होता है कि हमने पढ़ाई तो पूरी की थी, लेकिन वो टॉपिक कहां से आ गया। ये टॉपिक कहीं से आए नहीं है दोस्त, पुराने पेपर्स में सब आते हैं, आपको एक आइडिया मिल गया। अगर 22 साल के पेपर लगाने से मुझे अगर 22 टॉपिक भी ऐसे मिल गए जो दमदार थे मेरी नजर में, लेकिन मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, बताने वाला कोई नहीं था कि ये टॉपिक भी पढ़ के जाओ, तो मुझे प्रीवियस कोर्सेस पेपर से मिले। और आपको मैं बता दूं, मैंने ऐसे कई सैकड़ों टॉपिक तैयार किए, एमपी के, पॉलिटी के, साइंस एंड टेक के, और मुझे फायदा हुआ, वहां से क्वेश्चंस आए। तो पाठ्यक्रम के अलावा हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है। तीसरा है ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब मैं बता रहा था, फिर मैं रुक भी गया था कि पिछले सालों में क्या क्या हो रहा है। अब देखो, पीएससी क्या करता है, अप्स एंड डाउन्स लाता है, कभी पेपर का लेवल एकदम बढ़ा देता है, कभी घटा देता है। बच्चे क्या करते हैं, अधिकतर बच्चे जिनको मैं जानता हूं, चूंकि मैं पढ़ाता हूं तो मैं मिलता हूं बच्चों की जो साइकोलॉजी है उसको समझता हूं कि ये पढ़ाई कैसे करते हैं। तो उनकी एक बड़ी समस्या ये देखने को मिलती है कि वो जो एग्जाम दे रहे हैं उसके पहले वाले एग्जाम को तो तैयार कर लेते हैं कि हाँ, जैसे इस बार देखो कुछ बच्चे देखेंगे यार कितना सरल पेपर आया था, तो वो उसी लेवल का पढ़ के जाएंगे। लेकिन समझदार व्यक्ति क्या है, जो कम से कम 5 साल का ट्रेंड देखे। अरे इलेक्शन भी हमारे यहाँ 5 साल में होते हैं, तो हम सिर्फ 1 साल की परीक्षाओं के भरोसे कैसे निकल जाए। 5 साल में ट्रेंड, अरे 20 का पेपर देखोगे तो आपको लगेगा यार क्या दमदार पेपर था, हम तो इसमें परेशान हो जाते। आप 19 का देखोगे, आप कहोगे कितना बढ़िया लेवल वाला पेपर है, बहुत कठिन तो नहीं है लेकिन बहुत आसान नहीं है। आप 18 का देखोगे, आप देखोगे यार कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, यानी पीएससी में क्वेश्चन डिलीट भी होते हैं। आप 17 का देखोगे, आप कहोगे कितना करंट और स्पोर्ट्स इसमें आ गया है। तो 17 से लेकर 22 तक के आप पेपर देखोगे 5 साल के, तो आपको मालूम चलेगा कि हर साल कुछ ना कुछ तो विशेष है। उस आधार पर अगर आप अपनी तैयारी शुरू करोगे उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग, तो आपको बहुत लाभ होगा। अगर आप केवल पिछले साल या 2 साल के ट्रेंड को देख के चलोगे तो हो सकता है लाभ हो जाए, आपकी किस्मत बड़ी अच्छी हो, धनी हो आप किस्मत के, लेकिन किस्मत के भरोसे प्री देने ना जाना, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क के भरोसे जाना, है ना। तो इस संदर्भ में मैं यही कहूंगा कि स्टार्ट करते समय आप पुराने पेपरों को बहुत अच्छे से कम 2-3 बार देख लें, वहां से टॉपिक्स निकाल लें, क्वेश्चन, हाँ वो टॉपिक्स और क्वेश्चन आप बाद में भी निकाल लोगे, लेकिन एक आइडिया मिल जाएगा कि हम 20 साल में कैसे क्वेश्चन आए। ट्रेंड को देख लो कि हाँ ये थोड़ा सा पेपर लेवल का था, ये मॉडरेट था, ये थोड़ा इजी था, ये देख लो। और सिलेबस को तो आप भगवान की तरह सुबह शाम देखो, उनका नाम लो। एक बार सिलेबस आपके मन में बैठ गया तो बहुत सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी, है ना। तो इस तरीके से आप शुरुआत कीजिए। अब दूसरा प्रश्न आता है टाइम मैनेजमेंट। जितनी भी समस्याएं हैं उसका जो जो एग्जाम से जुड़ी हुई है उसका एक संबंध हमेशा टाइम मैनेजमेंट से होता है, समय के प्रबंधन से। चाहे मैं हूं जो नौकरी भी कर रहा हूं और पढ़ाई भी कर रहा हूं, चाहे आप हो जो नौकरी और पढ़ाई दोनों कर रहे हो, या आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, हम सबकी कहानी अलग अलग है। हम लोगों के फोकस्ड लेवल अलग अलग है, हम लोगों का बैकग्राउंड अलग अलग है, हमारी जिम्मेदारी अलग अलग है। तो टाइम मैनेजमेंट तो सबके लिए जरूरी है, लेकिन मैं यहाँ पर स्पेशली बात करूंगा कुछ कैटेगरीज के आधार पर, ताकि आप, और मैंने आपसे पहले ही बोला, मैं आपसे आदर्शात्मक और सैद्धांतिक बात करने बिल्कुल नहीं आया हूं। मैं बात करूंगा प्रैक्टिकली, जो मैंने अपने ऊपर लागू किया वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ चीजें आप अपने स्तर पर अपने ऊपर लागू कर सकते हो, ताकि हम बेहतर तरीके से समय का सदुपयोग करते हुए बिना 1 मिनट भी बर्बाद किए आने वाले 90 दिन इस एग्जाम को दें, इस परीक्षा को दें, ताकि हम सेफ जोन में रहें और मेंस देते समय हमारे दिमाग में एक टेंशन ना हो कि होगा नहीं होगा। वो सबसे बुरी स्थिति होती है, या तो बिल्कुल ही बुरे नंबर आए कि नहीं होगा, चलो छोड़ो कुछ और तैयारी करेंगे, अगले एग्जाम पे फोकस करेंगे, कहीं और नहीं लग रहा मन तो कहीं और देखेंगे। मन की भी तो सुननी पड़ती है। लेकिन अगर बाउंड्री पर हो तो बड़ी दिक्कत है। या तो नंबर इतने हो कि कितना भी कट ऑफ जाए, आप तो अपने मेंस में लग जाइए, आंसर राइटिंग में लग जाइए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, जो करना है वो करिए। इसलिए
टाइम मैनेजमेंट बड़ा इसमें रोल प्ले करेगा। अब देखो, टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी कहानी बताते हैं। 3 प्रकार के लोग होते हैं इस तैयारी में, सिविल सर्विसेज की तैयारी में। एक वो जिनके पास 24 आवर है पढ़ने के लिए। अधिकतर बच्चे इसी कैटेगरी में होते हैं जो अभी अभी नए नए आए हैं या किसी कारण से उनको समय लग गया, उनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, लेकिन हाँ उनके माता पिता उनको सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली और इमोशनली, तो करेंगे ही करेंगे, है ना। वो 24 घंटे हैं उनके पास, अब वो उसमें पढ़ सकते हैं, खेल सकते हैं, घूम सकते हैं, खा सकते हैं, सो सकते हैं, जो उनको करना है करें। लेकिन हर व्यक्ति के हिस्से में तो 24 घंटे भी नहीं आते। तो दूसरे वो होते हैं जो स्टडी, पढ़ाई और वर्क, काम दोनों कर रहे हैं। यहां केवल स्टडी वाला मामला है कि आपको कोई काम नहीं करना है, स्टडी प्लस वर्क, यानी जिनको स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है और काम भी करना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये पार्ट टाइम जैसा काम है कि आधा समय हम पढ़ाई को देंगे और आधा समय हम किसको देंगे, अपने काम को, ताकि हम पर फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे सामने ना आए और हम किसी पर निर्भर ना होकर स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। ये बढ़िया आइडियल स्थिति है कि आप इकोनॉमिकली भी थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो और आपके पास पढ़ाई के लिए समय है। तीसरी स्थिति होती है एक व्यक्ति जो पूरी फुल वर्किंग में है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है, यानी कि उसके पास समय उसके अनुसार नहीं है, उसकी जॉब के अनुसार है। पार्ट टाइम में ये होता है कि मुझे लगता है मुझे 4 लेक्चर लेने चाहिए, मैं 4 लेक्चर लूंगा, या मैं किसी कॉल सेंटर में काम कर रहा हूं, मैं हाफ डे करूंगा, नहीं मुझे चाहिए ज्यादा पैसे। लेकिन अगर आप एक अधिकारी हो या एक कर्मचारी हो सरकार के, भारत सरकार में, राज्य सरकार में, या प्राइवेट आईटी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में आप बढ़िया किसी पद पर हो, तो फिर चीजें आपके हिसाब से नहीं होंगी। फिर आपके पास जो बचा कुछ समय है वो आप अपने परिवार को देते हो, खुद को देते हो या पढ़ाई को देते हो। वो तीनों की कहानी अलग अलग है। मैं ज्यादा फोकस इस वर्ग पे रखूंगा क्योंकि 98-97% तो इसी वर्ग में आते हैं कि जिनको अभी चलो कोई काम नहीं करना है। और मैं तो आशा करता हूँ, प्रे भी करता हूँ कि जल्दी आप काम करने वाले हो जाओ, सिलेक्शन ले लो, है ना, क्योंकि सबको ही नीड है किसी ना किसी काम की और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की। उन वो बच्चे जो अभी घर से काम चला रहे हैं और उनके पास पैसों की कमी हो सकती है, समय की कमी नहीं है, वो सुनो, आपके पास 24 घंटे हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा 24 घंटे पढ़िए, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जितना भी पढ़ो उसमें आप फोकस्ड होकर पढ़ो। क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहता हूं और कहता क्या हूं, अपनी टेबल पे लगा के रखा हूं कि सफलता और असफलता के बीच की जो एक बारीक सी लकीर है वो है फोकस। सफल व्यक्ति अपने काम में ज्यादा फोकस्ड होता है। असफल व्यक्ति हो सकता है बहुत मेहनती हो, उसने भी बराबर मेहनत की, वो 1 आध 2 नंबर से बाहर हुआ हो सकता है उसके फोकस में कमी हो। तो आप जितने भी समय पढ़ो, कोई व्यक्ति सिर्फ 4 घंटे पढ़ता है, तो कोई 6 घंटे, तो कोई 50% यानी 12 घंटे तक, वो आपकी अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी है, मेरी अपनी है, आपकी अपनी है। लेकिन आप जब पढ़ो तो आप फोकस्ड होकर पढ़ो। मैं डेली रूटीन भी बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ 2-3 बिंदु पर बात करना चाह रहा हूं। दूसरा, सोशल मीडिया से थोड़ा सा, अब देखो आपका अगर सिलेक्शन हो गया है तो आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर आप शुरुआती फेस में हो और आप घर से सपने लेके निकले हो, तो देखो बहुत सारे त्याग करने होते हैं, उसमें से एक है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इतना कुछ है कि हम अपना एक बड़ा समय, एक लंबा समय वहां पर गवा सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया में चमक दमक बहुत है और जहां चमक दमक होती है वहां व्यक्ति आकर्षित हो ही जाता है ना। वो कहा गया है ना कि इस दुनिया में, इस चकाचौंध से भरी हुई दुनिया में, इस पूंजीवादी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा तकलीफ में कोई है तो 2 लोग, पहला बेरोजगार पुरुष और सांबली महिला या स्त्री। क्योंकि हर जगह चमक का ही खेल है। पुरुष बेचारा बेरोजगार है और महिला किसी कारण से कम चमकदार है या उसका रंग थोड़ा सा डल है, तो इनको बड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना, क्योंकि समाज इन्हें स्वीकार बहुत कम कर पाता है। पुरुषों की स्थिति ज्यादा खराब है अगर वो बेरोजगार है तो, है ना। इसलिए सोशल मीडिया चकाचौंध से भरी हुई जगह है, इससे थोड़ा बचिए, फोकस होकर पढ़िए। और एक चीज और जो मैं हमेशा करता हूं, थोड़ा सा संकल्प लेके पढ़िए। इसे आप सैद्धांतिक या आदर्श साधक मत मानिए, इसे एक स्टूडेंट के तौर पर देखिए।
जो व्यक्ति संकल्प के साथ पढ़ता है कि मुझे पढ़ाई इसलिए करनी है क्योंकि मुझे वहां पहुंचना है, उन्होंने बुलाया था घर पे, वहां तक जाना है मुझे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। आप जा पाओ ना जा पाओ ये आपकी किस्मत है, लेकिन आपने मेहनत तो उसके लिए की। तो संकल्पवान रहिए, दिमाग में हमेशा रहो, बुरा वक्त हो अच्छा वक्त हो, कि भाई मुझे इसलिए बढ़ना है, इसलिए कुछ करना है। सोशल मीडिया को अवॉइड कर सकते हो, थोड़ा सा शांत रह सकते हो, फिर सिलेक्शन हो जाए तो खूब चीखिए और थोड़ा फोकस्ड होकर पढ़िए जितना भी आपके पास समय। अब मुद्दे पर आते हैं कि करना क्या है। आपको आपका एक शेड्यूल बनाना है, रूटीन तय करना है। आपको आपका रूटीन तय करना है, दिनचर्या बनानी है। अब देखो है क्या पूरी कहानी, पूरी कहानी इसमें है याद करने की, नोट्स बनाने की, टेस्ट देने की, रिवीजन करने की। जैसे अगर मैं कुछ पॉइंट बना दूं रूटीन में, तो देखो व्यक्ति का दिन दो प्रकार का होता है। एक जिसमें पढ़ाई वाली एक्टिविटी आती है, यानी स्टडी वाली एक्टिविटी आती है, और इसमें नॉन स्टडी वाली एक्टिविटी आती है। नॉन स्टडी वाली एक्टिविटी मतलब सोना, खाना, आराम करना, घर पे बात करना, या दूसरे और काम, नहाने धोने जैसे काम। लगभग आधा दिन आप इसी के लिए रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप आधा दिन 12 घंटे खूब सोइए, 8 घंटे रात में सोइए, 2 घंटे दिन में सोइए, बाकी 2 घंटे में खाइए नहाइए। अगर एग्जाम है तो ठीक है, कभी कभी दो दो दिन में ना होगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन होना चाहिए आखिर जो भी है। लेकिन बाकी 12 घंटे क्या, बाकी 12 घंटे जो हमारा समय है वो है स्टडी वाला। मैं फिर कहूंगा कि मैं आप पे कोई दबाव नहीं बना रहा हूं कि आप 12 घंटे ही पढ़िए, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं इस 12 घंटे में आपको करना क्या क्या है। एक तो आपको स्टडी करनी है, पढ़ना है, जो मैंने बार बार कहूंगा। और ये क्या है, ये कहां से पढ़ना है, पाठ्यक्रम के या सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन सिर्फ पढ़ने से पास नहीं होते दोस्त, पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीजें और भी ध्यान रखनी है। जैसे आपको संभव हो सके तो शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। व्यक्ति के पास अगर 2 दिन भी होते हैं तो वो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाता है, क्योंकि नोट्स आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट देते हैं कि मेरे पास कुछ तो है जो मैं देख कर जाऊंगा। तो बहुत लंबे चौड़े नहीं तो कम से कम इकोनॉमिक सर्वे, बजट, करंट अफेयर्स, प्रतियोगिताएं, इनके नोट्स तो बनाइए। अब चूंकि 90 दिन है तो सारे तो 10 यूनिट बन नहीं पाएगी, लेकिन जैसे आयोग 10 यूनिट आप पढ़ के एक पेज पे निकाल लीजिए, जैसे हम लोग निकाले हैं, बाकी लोग निकाले हैं। 10 यूनिट एक पेज पे, कि आखिरी दिन हम 10 देख जाएंगे कि संरचना में क्या है, वर्तमान अध्यक्ष क्या है, नियुक्ति कौन करता है, त्यागपत्र किसको देता है, रिपोर्ट किसको देता है। इतना भी अगर आप देख के गए हो तो वहां 4 ऑप्शन होंगे, लिखना नहीं है, पहचानना है। तो आप जो कुछ भी देख कर जाते हो और वही आपको किसी ऑप्शन में मिल गया तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई तकलीफ ही नहीं है। तो शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाना है, पढ़ते भी जाना है। और दिन भर कोई पढ़ नहीं सकता, अगर पेन चल रहा है तो दिमाग चलेगा, सिर्फ दिमाग चल रहा है तो नींद आ जाएगी। इसलिए शॉर्ट नोट्स हाथ पांव चलते रहे। तीसरा, आपको टेस्ट देना है पर डे एक। इसके लिए टेस्ट सीरीज की हम बात करेंगे, हमारी इंस्टीट्यूट भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराता है, ऑनलाइन ऑफलाइन। कई सारे टेस्ट हैं, 31 टेस्ट रखे हैं, और हर बार आप देख सकते हैं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट से चाहे मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, बहुत सारा बहुत सारे जो क्वेश्चन है बहू बहू आते हैं, कुछ उस टॉपिक से आते हैं, जुड़े हुए विषय से आते हैं, और तमाम बच्चे लाभान्वित हुए हैं हमारे यहाँ से। तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से हमारी टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, और आप इसके लिए अपने विवेक का प्रयोग भी कर सकते हो ना। ये तीनों हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें, ये तीनों काम के अलावा आपको क्या करना है, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट। पढ़ते पढ़ते जा रहे हो, इकट्ठा करते जा रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पूरी खेली रिवीजन का है। प्रीलिम्स में पूरे 100 के 100 क्वेश्चन फैक्चुअल आते हैं। कंसेप्ट तो ठीक है, सालों तक दिमाग में रहते हैं, अगर एक इशारा मिल जाए तो हम किसी को समझा देंगे, लेकिन फैक्ट आज है कल नहीं है, 2 दिन है 3 दिन नहीं है। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, दिमागी स्तर होता है, कोई ज्यादा याद रख लेता है, कोई कम याद रखता है। इसलिए रिवीजन करने वाला बहुत कुछ याद रख लेता है, उसका दिमाग का स्तर कुछ भी हो। ये चारों चीजें आपको करनी है, इसके लिए आपके पास आधा दिन है। अब बना लीजिए शेड्यूल। शेड्यूल आप कैसे बनाओगे, शेड्यूल के लिए कुछ नहीं करना है, आपको संडे का दिन रिजर्व रख देना है रिवीजन के लिए। पहले ही तय कर लीजिए कि संडे को चूंकि ना तो मुझे कहीं टेस्ट देने जाना है और ना ही मुझे कोई और दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है। जैसे आप कोई कोचिंग जाते हो, इंस्टीट्यूट में आते हो तो उस दिन छुट्टी होती है। संडे को सुबह 6 बजे उठकर
और शाम को 6 बजे तक आपने जो भी हफ्ते में पढ़ा है रिवीजन, और हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता हो, लोगों ने किया है, लोगों को फायदा हुआ है, और जो लोग कर लेते हैं उनको फायदा होता है, उनको सफलता मिलती है। तो इसलिए ये तो है नहीं कि लोग कर ना सकें। अब ये अलग बात है आप करना ना चाहो, ना करना चाहो अलग बात है, और हो नहीं पाएगा अलग बात है ना। तो हो जाता है संडे को रिवीजन। अब अपना बचता है क्या, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अब देखो 6 हमारे पास दिन है और 10 हमारे पास यूनिट हैं। हालांकि यूनिट में अलग अलग भी चीजें, जैसे इतिहास की बात करूंगा तो इतिहास के 3 हिस्से होते हैं, अपना एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूं, करना आपको है आपकी समझ के अनुसार। मैं क्या करूंगा, मैं मंडे को यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2, सॉरी 2 बोल रहा हूं, 10, इन पर फोकस करूंगा। यानी मुझे एक टेस्ट देना है, मुझे कल का रिवीजन करना है, मुझे क्लास भी लेना है। इन सब के अलावा जो समय बचेगा उसमें मैं यूनिट 1 और यूनिट 10 तैयार करूंगा अपनी बेहतर। ये मेरा एक दिन का रूटीन हो गया। इसी के साथ मैं सोते समय और जागते समय का रूटीन अलग बनाऊंगा, क्योंकि सोते समय हम जो चीजें पढ़ते हैं वो हमारे जो सब कॉन्शियस माइंड है उसमें वो सेव हो जाती हैं, वो लंबे समय तक रहती हैं। और उठकर हम जो पढ़ते हैं वो हमें तेजी से याद होता है, जल्दी याद होता है, और वो भी हमारी मेमोरी का हिस्सा होता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ चीजें अगर आपको कठिन लगती हैं, जैसे करंट अफेयर्स में कुछ चीजें हैं, समिट्स हैं, स्पोर्ट्स में जो खेल वगैरह हो गए हैं, डेटा है इकोनॉमिक्स के, बजट के, तो आप उन्हें सोते समय दिमाग एक बार पढ़ के सोइए, ताकि वो आपके दिमाग में ज्यादा देर तक रहें। और जब सुबह उठो तो जो विषय आपको कठिन लगते हैं, जैसे मान लो किसी को साइंस कठिन लगता है या किसी को हिस्ट्री कठिन लगता है, तो सुबह उठ के ब्रेकफास्ट से पहले 6 बजे उठे, 5 बजे उठे, 7 बजे, जैसी आपकी कैपेसिटी हो, 9 बजे उठे, 11 बजे, जो भी उठना है, उठने के बाद में कम से कम ब्रेकफास्ट से पहले 1 डेढ़ घंटे वो पढ़ लो। उसके बाद चाय पीने का भी अपना मजा होगा और ब्रेकफास्ट का भी, और उसके बाद अपने काम पे लग जाओ। इसी प्रकार मैं ट्यूसडे को क्या करूंगा, मैं यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 9 ले लूंगा। ऐसे करके मैं अपना खुद का शेड्यूल बनाऊंगा, अपने अनुसार और बेहतर बनाऊंगा। मैं इसमें यूनिट के नाम नहीं, सब्जेक्ट के नाम लिखूंगा कि प्राचीन भारत आज, आधुनिक भारत कल, विश्व का भूगोल परसों, मध्य प्रदेश की कल्चर आज। ऐसे करके कम एक दिन में हम 4 4 टॉपिक्स को निपटा सकते हैं। प्लस हमको क्या करना है, इन सब के अलावा हम ये कर सकते हैं कि 1 घंटा, केवल 1 घंटा पर डे 90 दिन हम करंट अफेयर के लिए रिजर्व रख सकते हैं। क्योंकि करंट अफेयर किसी का सग्गा नहीं होता, वो खुद, उसका नाम ही करंट अफेयर्स है। पेपर देने के अगले दिन बाद आपके नोट्स रद्दी हो जाते हैं, बाकी हिस्ट्री के नहीं होते, पॉलिटी के नहीं होते, करंट अफेयर्स के हो जाते हैं, क्योंकि वो पेपर हो चुका है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। इसलिए करंट अफेयर डेली पढ़िए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूलों में कुछ ना कुछ जानते थे। करंट हम एक ही बार पढ़ते हैं, तो वो केवल किताबों से नहीं होता, बल्कि उसमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ता है, पेन चलाना पड़ता है, बुद्धि लगानी पड़ती है। कोई किसी किताब से ही पढ़ रहा है, किसी दोस्त से नोट से पढ़ रहा है, करंट अफेयर में आप चीजें बेहतर नहीं कर पाओगे। ये मैं आपसे कह रहा हूं, जिस व्यक्ति ने, उनमें से एक मैं भी हूं, आज तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं दिया जिसमें करंट अफेयर हाथ से ना बनाए हो। और फायदा ये हुआ है, आज तक जो क्वेश्चन ऐसा आ जाए, वो किसी पे नहीं बना, वो अलग बात है। अगर क्वेश्चन बनने वाला है तो गलत नहीं हुआ, क्योंकि हाथ और दिमाग दोनों का यूज हुआ, अपने हाथ से बनाए। तो करंट अफेयर को तो 1 घंटे दीजिए, 90 घंटे में आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। 9 क्वेश्चन आ गए तो 8 भी बना लिए, तो 90% मसला आपके हाथ में है। इस प्रकार से जो 24 घंटे जिनके पास हैं, जो हमारे फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, जो जॉब में नहीं है, वर्किंग नहीं है, ये उनके लिए शेड्यूल है। अब दूसरी कैटेगरी को हम थोड़ा बता दें, चूंकि आप कम से कम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, तो आपका दिमाग तेजी से काम करेगा, वो चिंताएं नहीं होंगी जो इन बच्चों के पास होंगी, इसलिए हमने उनको थोड़ा ज्यादा समय दिया। चाहे आप मतलब वर्किंग में आधा दिन, मतलब कह सकते हैं पार्ट टाइम वर्किंग में हो या फुल टाइम वर्किंग में हो, देखो चीजें तो यही आपके लिए हैं, बस अंतर ये है कि इनके पास जो समय है वो आपके पास नहीं है। इसलिए आपको फोकस ज्यादा रहना पड़ेगा। अगर आपके पास 4 ही घंटे हैं, तो 4 घंटे में आप इतने फोकस्ड होकर पढ़ाई कीजिए कि आप 8 घंटे जितना काम कर लो। क्योंकि जो 8 घंटे पढ़ते हैं वो 2 बार चाय पीने जाते हैं, है ना,
कुछ दिमाग में सोच लेते हैं, किसी को याद कर लेते हैं, कोई मैसेज कर देते हैं, कोई ट्वीट कर देते हैं, कोई स्टोरी लगा देते हैं। आप वो मत कीजिए। वो आपने 8 घंटे का काम 4 घंटे में कर लिया, लेकिन शेड्यूल यही रहेगा। टेस्ट आपको डेली लगाना है, चाहे आपके पास 1 घंटा है तो 1 टेस्ट लगाइए। और टेस्ट की तो बड़ी कहानी है जो भी आगे बताएंगे, अगला क्वेश्चन है। तो इतना भी अगर आप कर पा रहे हो दोस्तों, करेंट को, टेस्ट को, रिवीजन को, शॉर्ट नोट्स को, स्टडी को और अपने शेड्यूल को, तो विश्वास मानिए कि जब आप प्रीलिम्स दे के आओगे इस स्ट्रेटजी के साथ में, तो आप दुखी होके नहीं लौटोगे। आपको खुशी होगी कि चलो मैंने बेहतर से बेहतर किया, अब जो होगा वो ईश्वर की इच्छा। या फिर आप यही कहोगे कि कुछ भी कट ऑफ जाए, हम सेफ जोन में हैं, क्योंकि सारा मैच हमारे हाथ में था, है ना। ये दूसरा क्वेश्चन था टाइम मैनेजमेंट वाला। तीसरा क्वेश्चन है प्री प्लस मेंस। हालांकि इसमें 2 प्रकार की कैटेगरी के लोग हैं। एक वो लोग जो मेंस के महत्व को जानते हैं, एक वो लोग जो मेंस के महत्व को नहीं जानते, है ना। जैसे जो जानते हैं कि पूरी कहानी मेंस की है, हमारा इंस्टीट्यूट तो डेडिकेट है मेंस के प्रति। हम तो मान के चलते हैं कि सिलेक्शन में जितना योगदान मेंस का है, ना प्रीलिम्स का है ना इंटरव्यू का, सबका है, लेकिन जितना है वो उतना है। प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग है, सिर्फ क्वालिफाइंग। हालांकि क्वालिफाइंग करने के बाद ही आपको मेंस लिखने मिलता है। और इंटरव्यू कोई दावा नहीं है कि वो उस दिन आपसे क्या पूछ ले, आपका दिन कैसा है। आप बहुत अच्छा इंटरव्यू देकर आए हो, लेकिन आपने देखा आपको नंबर नहीं मिले, पता नहीं आप में क्या कमी लगी, क्या बुराई रही, कौन सा उत्तर आपको कैसे देना था आपने दे दिया। लेकिन मेंस आपके हाथ में है। तो मैं ये नहीं कहूंगा इंटरव्यू का रोल नहीं है, प्रीलिम्स का रोल नहीं है, रोल है, लेकिन सबसे बड़ा रोल मेंस का है, जो आपको डेप्यूटी कलेक्टर भी बना सकता है और एटीओ भी बना सकता है ना। तो मुझे तो मेंस ने डेप्यूटी कलेक्टर बना दिया था, मुझे तो इंटरव्यू ने एटीओ बनाया। लेकिन हाँ, मुझे खुशी है कि चलो जो है सो ठीक है। संतुष्ट रहना भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है। प्री प्लस मेंस की मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों को ऐसा लगता है, जो मन बना चुके हैं कि हमको पहले प्री पास करना है, मेंस हम देख लेंगे, उनको दिक्कत भी नहीं है। आप तो बड़ा लोड लीजिए ही मत, आप तो प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए। दम से प्रीलिम्स पढ़िए 90 दिन, और 90 दिन में जो आप प्रीलिम्स पढ़ोगे उसको इतनी ईमानदारी से पढ़िए कि जब आप मेंस लिखो तो 3 मार्कर की कहानी लगभग लगभग सॉल्व हो चुकी हो। क्योंकि 3 मार्कर मतलब क्या है, प्रीलिम्स। मैंने आपको कल भी थोड़ा सा, जब हम नोटिफिकेशंस की चर्चा कर रहे थे, बताया था कि हम प्रीलिम्स में जो पढ़ते हैं उसी को लिखना तो मेंस है ना। जैसे कोई मुझसे पूछे यूजीसी की स्थापना कब हुई थी, तो प्रीलिम्स में हम बता देंगे भाई इस सन को हुई थी। यूजीसी क्या है, तो यूजीसी क्या है इसमें भी तो बताना पड़ेगा ना, उसकी स्थापना कब हुई थी, उसका फुल फॉर्म बताएंगे। वो संघ सरकार की एक शैक्षणिक इकाई है, वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, उसकी स्थापना कब हुई, और उसका एक कोई कार्य। तो ये हमारा 3 मार्कर हो गया। तो ये हमको प्रीलिम्स से फायदा होता है ना। हम अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं, अशोक के अभिलेख के बारे में पढ़ रहे हैं, हमने पूरे प्रीलिम्स में पढ़े कि कोई छूट ना जाए, कहीं से क्वेश्चन आ गया तो मेंस में आ गया कि मध्य प्रदेश में किन स्थानों से अशोक के अभिलेख मिले हैं, आपने तुरंत लिख दिया, सांची से मिला है, दतिया से मिला है, जबलपुर से मिला है, सीहोर से मिला है, सब लिख दिया आपने। क्यों, आपको प्रीलिम्स पता था। तो जिनकी पहले ही सोच है कि मेंस का बाद में सोचेंगे, फिलहाल 90 दिन हमको सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करना है, करिए, बहुत अच्छी बात है। बस इस एटीट्यूड को जोड़ लीजिए उसमें कि ये प्रीलिम्स मेंस में 3 मार्कर में तो कम से कम काम आ जाए। लेकिन अब मैं बात करता हूं उन बच्चों की जो थोड़े से जागरूक हैं और ये जानते हैं कि मेंस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर 2 चीजें हो सकती है। एक तो देखो ये हो सकता है कि जिन बच्चों ने पहले भी मेंस लिखे हैं, या जिन बच्चों ने मेंस नहीं लिखे हैं लेकिन मेंस की जिनकी तैयारी हो चुकी है और प्रीलिम्स में उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ वाली बात लगती नहीं है, तो वो अभी 15-20 दिन और अपना कोई विषय पूरा कर सकते हैं। क्योंकि प्रीलिम्स के लिए आइडियल स्थिति, एक जो बच्चा पहले दे चुका है उसके लिए 60 दिन सफिशिएंट है। हाँ, जो बिल्कुल फ्रेशर है उसके लिए 3 महीने तो होना चाहिए। तो आपको लगता है कि यार मेरी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो ठीक है, मेरी साइंस गड़बड़ है, मेरा मैथ गड़बड़ है, 1 महीने है और बाद में कैसे करूंगा। तो भाई अभी भी 15-20 दिन है, आप उन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लो, उनके शॉर्ट नोट्स बना लो, अरेंजमेंट कर लो। लेकिन जैसे ही 2 महीने बचे तो फिर आप अपना पूरा फोकस किस पे कर दीजिए, प्रीलिम्स पे कर दीजिए। लेकिन अगर आप पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हो और आपका मेंस बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तो फिर अब आप कितना ही कर लोगे उसे। इसलिए आप अपना प्रीलिम्स पर काम कीजिए और इस एटीट्यूड से पढ़िए। हाँ, एक चीज हो सकती है यहाँ पर कि मैंने आपको सिलेबस की बात कही थी कि भाई सिलेबस का बड़ा रोल है।
तो सिर्फ प्री का सिलेबस हमको याद नहीं हो, हमको मेंस का सिलेबस भी याद हो, ताकि मुझे पता रहे कि प्रीलिम्स में मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये मेंस में कहाँ काम आएगा। जैसे मैंने करंट अफेयर्स बनाया और G20 पर मैंने सब कुछ बना लिया। G20 पर वो चीजें भी जो हर कोई नहीं जानता, जैसे कुछ G21 हो गया है वो, तो उसमें अफ्रीकी संघ जुड़ गया है, अफ्रीकी संघ क्यों बना वगैरह वगैरह, तो 3 मार्कर में आ सकता है अफ्रीकी संघ क्या है। बजट मैंने पूरा बना लिया, मैंने सर्वेक्षण पढ़ लिया, मैंने डेटा पढ़ लिए, तो हमारे मेंस में भुगतान संतुलन भी है, बजट भी है, और राजकोषीय नीति भी, जिसका अंग बजट है, और क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन पीएससी पूछ ही रहा है। जैसे बार बार पूछ रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या थी, पृथ्वी जो क्या बोलते हैं जैव विविधता दिवस था उसकी थीम क्या थी। तो जी हम प्रीलिम्स में पढ़ते हैं तो हमको मेंस के समय याद रहेगा, उस कॉपी में लिखा हुआ है, ये हमारे प्रीलिम्स में काम आया था, मेंस में आ सकता है। तो इस तरीके से काम कर सकते हो। यानी मैं ये कहूंगा कि अगर सिर्फ प्रीलिम्स से फोकस कर रहे हो तो इस तरीके से पढ़िए कि मेंस में 3 मार्कर आ जाए। और अगर आप अभी मेंस को और समय देना चाह रहे हो, आपको लगता है कि प्रीलिम्स 2 महीने में हो सकता है, तो जो जो चीजें नहीं हुई हो, है ना, जैसे मैं ये सलाह दूंगा कि अभी इस समय हिंदी और एथिक्स के चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप पढ़ोगे भी, 3 महीने बाद बात वहीं की वहीं आ जाएगी। 3 महीने बाद आपको सिर्फ ये पता रहेगा कि हाँ ये विषय मैंने पढ़े थे, थोड़ा बहुत कुछ याद भी आएगा, लेकिन उसका कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर आप शुरू के 3 पेपर अभी पढ़ रहे हो मेंस के, तो वो आपको प्रीलिम्स में आने ही है। ऐसा क्या है मेंस में जो प्रीलिम्स में नहीं आता? आपने गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ा, वो प्री में भी आता है। आपने संविधान सभा के बारे में पढ़ा, वो प्री में भी आती है। उद्देश्य प्रस्ताव मेंस में भी, प्री में, सब में पूछा जा रहा है। तो शुरू के 3 पेपर मेंस के आप 1 महीने में अच्छे कर लो, वो आपके प्रीलिम्स में भी काम आ जाएंगे। प्रीलिम्स के बाद में फिर इनको आपको कम समय देना होगा, अपने दिन के 2-3 घंटे आप पेपर 4, 5 और 6 पे दे सकते हो। यही प्रीलिम्स पढ़ते समय 10-20 टॉपिक निकाल लो अपने लिए कि जब मैं मेंस लिखने जाऊंगा तो निबंध आता है करंट अफेयर का 1000 का, तो G20 तो एक हो गया, अंतरिक्ष सुरक्षा दूसरा हो गया, है ना, भारत की बदलती विदेश नीति तीसरा हो गया। जैसे मैं सोच रहा हूँ, ऐसे आप सोच सको और 10-12 टॉपिक निकाल सको, उन पे निबंध लिख कर देख लो, उनमें से एक आ गया तो आप बहुत आगे निकल गए। तो इस प्रकार आप प्री प्लस मेंस को मैनेज कर सकते हो, है ना। फिर है रोल ऑफ टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का क्या महत्व है, क्या भूमिका है हमारे इस पूरे प्रीलिम्स में, तो मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा रोल ही टेस्ट सीरीज का है। क्यों? क्योंकि आप जैसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जो जब एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम के बाद आके बोलते हैं कि मुझसे बहुत सारी गलती हो गई। जैसे मैं कुछ गलती, मुझसे आज तक नहीं हुई इसलिए मैं अपनी नहीं कहूंगा, मुझसे प्रीलिम्स में ऐसी कोई गलती नहीं हुई जिसको सुसाइड बोलते हैं। जैसे कि मैं 2-4 एग्जाम्पल बताता हूँ, आप समझ जाओगे, शायद आपने करी भी हो कभी। आप गोले गलत भर दो, अरे भाई साल भर पढ़ते हैं, 2 घंटे के पेपर में भी गोले क्यों गलत होने चाहिए, लेकिन लोग गलत करते हैं, उसके पीछे वजह भी बताऊंगा। बोलते हैं गोले गलत हो गए, कभी कभी तो पूरी सीरीज गलत हो जाती है कि आपने 21 में का वी लगाना था, आपने सी लगा दिया, तो नीचे वाले में वी लगा दिया, फिर ए लगा दिया, ऐसे 10-10 क्वेश्चन तक बच्चे गलत हो जाते हैं। कुछ क्या गलती करते हैं, रोल नंबर गलत भर देते हैं, है ना, कुछ सेट का नंबर गलत भर देते हैं। अरे ये कोई मापी वाली चीज थोड़ी ना है, ये तो हो गई कहानी तो खत्म, अब सब काम कंप्यूटर से, मशीनों से हो रहा है। इंसान है तो उसको बता भी दोगे कि ये सेट गलत भर दिया, मशीन को थोड़ी पता है, वो तो जो उसे लगेगा कि यार ये तो कॉपी नंबर अलग है, बार कोड अलग है, सेट नंबर अलग है, आपको डिक्लाइन कर देगा। और डिक्लाइन कर दिया पर आपके 100 में से 100 नंबर हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, आप तो बाहर हो चुके हो। लेकिन ये तो ठीक है, इस पे काम हो सकता है, लेकिन एक गलती और होती है, कभी कभी हम क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ते। जैसे पूछा गया है कि इनमें से किस क्षेत्र का संबंध बौद्ध से है, और हमने पढ़ लिया बौद्ध से नहीं है। ऐसा होता है, प्रेशर होता है। सेकंड वाले पार्ट में मैंने स्ट्रेस की बात की, स्ट्रेस मैनेजमेंट की, इसलिए की है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, एग्जाम के समय स्ट्रेस होता है, और ये बताता है कि हम इंसान है। मशीनों को स्ट्रेस नहीं होता है, इंसानों को ही होता है। तनाव, एंजाइटी सब इंसानों को होता है, और होना भी चाहिए, थोड़ा बहुत वो जरूरी भी है। तो फिर ऐसी गलती होती है, कभी कभी हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, जैसे कि पूछा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब आई, सबको पता है कब आई, और हमने तो पढ़ी गलत लिया, हम तो पता नहीं किस सोच में, किस ख्यालों में, किस समस्याओं में गुजर रहे हैं, हमने लुक ईस्ट पॉलिसी पढ़ ली। अब लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट में तो लगभग 2 दशकों का अंतर है, तो गलत होना स्वाभाविक ही है। एक 14 में आई है, एक 1991 में आई है, लेकिन पढ़ी गलत लिया है। तो
अब ऐसी 10-20 प्रकार की गलती हर व्यक्ति करता है। कभी क्वेश्चन को ठीक से ना पढ़ना, तो कभी कुछ का कुछ पढ़ लेना, कभी गोले गलत भर देना, कभी-कभी तो टाइम मैनेजमेंट इतना गड़बड़ हो जाता है कि आप आखिरी के क्वेश्चंस तक ही नहीं पहुँच पाते। बार एक इन्हीं शुरुआती क्वेश्चन में इतने उलझ जाते हो, जबकि तरीका ये है कि पहले पेपर को पढ़ लो एक बार। जितने सही हैं वो कर लो, भर लो गोले। फिर दूसरे राउंड में, फिर तीसरे राउंड में, चौथे राउंड में, 5वें राउंड में अगर आधा घंटा बचा हुआ है, तो फिर उसको आराम-आराम से आप कर सकते हो। ये सारी गलतियों की मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सारी गलती अगर हम टेस्ट में कर लें तो, जैसे आपने 31 टेस्ट दिए, हमारी संस्था में टेस्ट दिए और 31 टेस्ट दिए, हर दिन आपने कुछ नया तो सीखा, कुछ नए क्वेश्चन, कुछ नए टॉपिक्स, कुछ नई जानकारी आपको तो मिली, लेकिन साथ में आपको एक गलती भी आपकी मालूम चल गई कि यार आप इस तरीके सोचते हो। आप अगर पहले सोचते हो ए सही है और आप बाद में सोचते हो सी सही है और आपने बाद वाले को प्रायोरिटी दी तो गलत हो गया। ऐसा 4-5 बार हुआ तो आप एक बार समझ गए कि मन की जो पहली आवाज है वो सही है। ये आपको मेन एग्जाम में गलती नहीं करनी है। ऐसी तमाम गलतियां हम करते हैं, वो टेस्ट सीरीज में हो जाती हैं तो वो याद रहती है। मैं तो एक पेपर पे लिख लूं इन सबको कि पेपर जिस दिन देने जाऊंगा कुछ नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ गलतियां पढ़ूंगा कि मैंने टेस्ट देते समय कौन कौन सी गलती की। इसलिए मैंने बोला मेरी मेन एग्जाम में कभी गलती नहीं हुई, टेस्ट में खूब हुई। टेस्ट को हम हल्के में लेते हैं, लाइट लेते हैं कि यार क्या ही होगा इससे, लेकिन सीखने को मिलता है कि यार बताओ कि पूछा था क्या बोलते हैं सोमनाथ, हमने पढ़ लिया सारनाथ, अब तो पूरा मामले गड़बड़ हो गया। तो इस चीज को अगर मेरे दिमाग में है कि मैं ऐसी गलती करता हूं, तो मेन एग्जाम में मैं ज्यादा फोकस्ड होकर सोचूंगा कि मैं कुछ गलत का गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ। सारनाथ को सोमनाथ और सोमनाथ को सारनाथ तो नहीं पढ़ रहा हूँ, दोनों अलग अलग हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशंस अलग हैं, ऐतिहासिक महत्व अलग है, लेकिन पढ़ने की गलती तो हो ही गई है। तो टेस्ट सीरीज से आपको नया मिलता है, नए क्वेश्चंस मिलते हैं, नई जानकारी मिलती है, कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके एग्जाम में, कुछ टॉपिक मिल जाते हैं जो आपने सोचे नहीं थे वो आप तैयार कर लेते हो। ये तो फायदा है ही। इसके अलावा और क्या फायदा, मैंने बताया कि कुछ गलतियां जो घर पे होती हैं, क्लासेस में होती हैं, वो हो जाने दो, अच्छी बात है। मेन एग्जाम में प्रीलिम्स जिस दिन देने जाओगे सेंटर पे उस दिन नहीं होंगी, इसलिए टेस्ट तो हमको देने ही है। और अगर आपने 90 दिनों में मान लीजिए 50 टेस्ट लगा लिए, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट 31 टेस्ट आपको प्रोवाइड करा रहा है और आपके पास पुराने वगैरह टेस्ट वगैरह हैं, सोशल मीडिया वगैरह से मिल गए, आपने 50 टेस्ट लगा लिए तो आपने 5,000 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब आप गलती क्या करोगे, आप इसको फेंक दोगे या भेल खालोगे? नहीं, जैसे ही टेस्ट हो उसके बाद सिर्फ ये देख के खुश मत हो कि मैंने 80 ठीक किए, 90 ठीक किए, 60 ठीक किए। जो ठीक किए वो तो ठीक हो ही गए, जो ठीक किए वो तो 4 महीने बाद भी ठीक हो जाएगा, लेकिन जो गलत हुए या जो डाउट में रहे, इनको करना कुछ नहीं है, एक कॉपी बनानी है और एक एक करके लिखना है। 2-3 हजार क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे जो आपने गलत किए, मतलब दमदार क्वेश्चन थे, आप इतने पढ़े लिखे, इतने होनहार बौद्धिक व्यक्ति हो, फिर भी आपने गलत किया, यानी क्वेश्चन दमदार होगा जो आपको डिफीट कर पाया। ऐसे 2-3 हजार क्वेश्चन मिल गए आपको टेस्ट से, 1,000-2,000 मिल गए आपको प्रीवियस क्वेश्चन से, 1,000-2,000 आपने घटना चक्र और जो भी ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं उनसे ले लिए। वो 5,000 क्वेश्चन जो आपने सॉल्व करते समय गलत किए, मैं दावे से बोल रहा हूं, व्यक्ति जो क्वेश्चन एक बार गलत कर देता है वो उसे दोबारा मिल जाए वो गलत नहीं करेगा, वो उसे याद आ जाएगा कि ये गलती कैसे हुई थी। उन 5,000 में से 10 क्वेश्चन हमेशा मुझे मिले, आपको मिल गए, टेस्ट में से 5-7 क्वेश्चन मिल गए, 2-3 प्रीवियस ईयर में मिल गए, 20 क्वेश्चन हमारे ठीक हो गए। और 60 तो हर व्यक्ति ठीक कर लेता है। लड़ाई 80 नंबर की है, पोस्ट चाहे कितनी कम हो कितनी भी ज्यादा हो, 80 एक मैक्सिमम कट ऑफ है, उससे ऊपर क्या ही जाएगा और क्या ही बच्चे सॉल्व कर लेंगे। गिने चुने होते हैं, 4,000 लोग नहीं कर सकते, कितना ही पढ़ लिया जाए। ऑब्जेक्टिव हर किसी से पूरे नहीं बनते, चाहे वो पढ़ता हो, पढ़ाता हो या सिलेक्टेड हो या सर्वज्ञाता हो, है ना। तो एक आइडियल फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए टेस्ट सीरीज तो हमको ज्वाइन करनी चाहिए, या चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। ऑफलाइन में ये होता है कि आपको माहौल मिलता है। हाँ, एक फायदा और है, टेस्ट हमने भी दिए हैं, टेस्ट में कम नंबर आते हैं, अपने दोस्तों में शर्मिंदगी होती है, हमको मोटिवेशन मिलता है अच्छा करने का। और अगर टेस्ट में ज्यादा नंबर आते हैं और आप समझदार व्यक्ति हो, बेवकूफ नहीं हो, तो आप उसके लिए अहंकार नहीं करोगे, आप मोटिवेट होगे, अगली बार भी मेरा ही नंबर आए, अगली बार भी। और ऐसे करते करते आप ज्यादा मेहनत करोगे। कम नंबर में भी आपको मोटिवेशन है, ज्यादा नंबर में समझदारी से मोटिवेशन है और माहौल है उस लिस्ट में पहले नंबर पे आना है जो एक इंस्टीट्यूट जारी कर रहा है कि चलो कम से कम यहाँ तो पहले नंबर पे आए। तो आप पर एक नैतिक दबाव आपकी अंतरात्मा का होगा कि ये लोग क्या सोचेंगे कि यार टॉप करने वाला व्यक्ति का प्रीन निकला,
तो आपकी अंतरात्मा आपको इतना मोटिवेट करेगी, सेल्फ मोटिवेट करेगी कि आप खूब पढ़ोगे और नंबर, और इसी से कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, और कॉन्फिडेंस जनरेट हो गया तो आपका एग्जाम नहीं रुक सकता। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज के इतने सारे महत्व हैं, तो आपको टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, टेस्ट लगाने चाहिए। आज की इस डिस्कशन का आखिरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो इसके बारे में मैंने बहुत चर्चा कर ली है, फिर भी मैं आखिरी में जब इसको कंक्लूड कर रहा हूं तो यही कहूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 20 साल के हमको लगाने चाहिए, करंट के छोड़ दो, बाकी लगा लो। अब जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको, एक बार क्वेश्चन आ गया, मैं तो खैर 30 साल पुराने तक लगा लेता हूँ, फ्री बैठा होता हूँ तो अगर मेरे पास किताब है उसमें पीएससी का 92 का भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया कि महाभारत के लेखक कौन थे। मैं ईमानदारी से कहूंगा, मैं तो यही मानता था कि जो रामानंद सागर है उन्होंने ही ये क्या बोलते हैं रामायण सीरियल बनाया और वही उन्होंने महाभारत बनाई। पूछा था महाभारत सीरियल के निर्देशक कौन है, ये पूछा था, जबकि बी आर चोपड़ा नाम था। उस दिन मैंने बी आर चोपड़ा उसमें देखा, पुराने पेपर में मैंने वो रामायण के कुछ पार्ट्स, महाभारत के कुछ पार्ट्स भी देखे, बाद में पूरी देखी, इतनी अच्छी लगी मुझे। तो मुझे एक आइडिया मिल गया कि जैसा हम हर चीजों के बारे में एक राय बना लेते हैं वो गलत है। मैंने क्या किया, पीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो अब तो रामायण और महाभारत तो पुरानी हो गई, लेकिन कुछ ऐसी अच्छी फिल्में आती हैं, जैसे मान लीजिए कुछ दिनों पहले जैसे एक मूवी आई थी पिंक, जो वुमेन एम्पावरमेंट का मैसेज दे रही थी। कश्मीर फाइल आई, जिसने भारत के सांप्रदायिक सद्भाव और दंगे फसादों को दिखाया, एक सच्चाई को दिखाया। तो हम इतना कर सकते हैं कि उनके डायरेक्टर्स के नाम याद रख लें, एक्टर्स के नहीं पूछता, निर्देशक के पूछता है। जब इतना कुछ पढ़ते हैं तो दो चार के नाम रखे जा सकते हैं याद, क्या ही दिक्कत है ना। शोले का पूछा उन्होंने, हालांकि अब वो पूछा वो उस जमाने के थे पूछने वाले जब शोले आई थी, अब हमारे जमाने के नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी मोटिवेटिव फिल्म, वेब सीरीज वगैरह आ जाती है, ओटीटी का फुल फॉर्म पूछ ले आपसे, है ना। तो एक हमें आइडिया मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो 20-25 सालों में सबको सॉल्व करो, करंट हटा दो, तो 10 100-200 क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाएंगे जो आपको गलत हुए होंगे, तो उनकी लिस्ट बना लो, उनमें शायद रिपीट हो जाए। और दूसरी बात मैंने आपको बता ही दिया है, संस्था आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपसे वो क्वेश्चन पूछ ले, जैसे आपने किसी कारण से अवॉइड कर दिया कि आप ये नहीं पढ़ के जाना चाहते कि किस वैज्ञानिक आविष्कार के आविष्कारक या खोजकर्ता कौन है। जैसे टेलीफोन भी किसी ने बना कर दिया, मोबाइल फोन भी किसी ने बना के दिया, है ना, और क्या बोलते हैं, टेलीविजन भी किसी ने बना के दिया, परमाणु बम भी किसी ने बना के दिया। परमाणु बम की बात आई, अभी एक मूवी आई है ना, उसी नाम से इसने उसको खोज की थी। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपने देखा, अरे 2 बार पूछा है कि यार लिफ्ट का आविष्कारक कौन है, गन का कौन है, इलेक्ट्रॉनिक की खोज किसने की है। आपको आइडिया मिलेगा कि नहीं, क्वेश्चन आते हैं, आपने एक पेज पर जितने भी आपके आविष्कार थे और खोजकर्ता थे उनकी लिस्ट बना ली, हमने ही बना रखी है। अब आ जाए क्वेश्चन, ठीक कर देंगे, क्या ही दिक्कत है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ये फायदे हैं, अगर आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, क्योंकि हम इसकी चर्चा ऑलरेडी 2 बार कर चुके हैं, तो मैं इतना ही समझा रहा था। टॉपिक्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, आइडिया मिलेगा। अगर ये सब आपने जोड़ लिए तो आप सही डायरेक्शन में काम करोगे, सही पढ़ोगे। और हाँ, सबसे बड़ी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमको ये भी बताते हैं कि हम बेवकूफी कहाँ कर रहे हैं, गलतियां कहाँ कर रहे हैं। हम कुछ भी पढ़ रहे हैं मुंह उठा के, पीएससी वो जानना ही नहीं चाहता। आप पीएससी जानना चाहता है कि पानीपत का युद्ध किस किस के बीच हुआ, आप पढ़ रहे हो कि पानीपत में क्यों हुआ। अरे तो जब जरूरत ही नहीं है, तो जब सिलेक्ट हो जाओ, जब सरकार आपको पैसा दे काम करने का, पढ़ने की जिज्ञासा है तो पैसा मिलेगा तो पढ़िएगा, घर में लाइब्रेरी बना लीजिएगा, लेकिन अभी स्टूडेंट की तरह प्रैक्टिकली सोचिएगा, है ना। तो ये सब हमारे आज के टॉपिक थे, आज के विषय थे स्ट्रेटेजी के। और अभी 5 क्वेश्चन और बाकी हैं, वो इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी सोर्स और कंटेंट की बात ही नहीं हुई है। लेकिन जैसे ये वीडियो आप तक पहुंचेगा, वो वीडियो भी बहुत जल्दी आप तक पहुंचेगा। अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने टेस्ट सीरीज के महत्व के बारे में बताया, हमारे इंस्टीट्यूट ने भी ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में प्रीलिम टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। 10 सितंबर से शुरू हो गई है, 1-2 टेस्ट हो गए हैं। हालांकि कोई ऑनलाइन जाता है तो उसको तो सारे टेस्ट मिल ही जाएंगे, ऑफलाइन भी जाता है तो जो पुराने टेस्ट हैं वो उसको मिल जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, 31 टेस्ट हैं, जिसमें यूनिट वाइज, फिर फुल लेंथ और कुछ सी सेट के हैं, है ना। तो
कंप्लीट टेस्ट शेड्यूल हमने दिया है, विशेषज्ञ हमारे काम कर रहे हैं, हम भी अपने स्तर पर सहयोग करते हैं और इस तरीके से हम एक ऐसा पेपर बनाने की कोशिश करते हैं जो बच्चों के लिए लाभदायक हो, उनको फायदेमंद हो, जिसका संबंध वर्तमान ट्रेंड से हो, पीएससी की सोच के अकॉर्डिंग हो। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसके लिए संपर्क करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर भी है। आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो महात्मा गांधी आपको मिल जाएगा। तो ये सब थी आज की बातें। मेरे हिसाब से आप लोग कुछ नया सीखे होंगे आज मुझसे। हालांकि मैं कौन ही होता हूँ आपको कुछ सिखाने वाला, मैं तो सिर्फ आपको कुछ बातें बता रहा था, आपने वो बातें सुनी होंगी और उम्मीद है कि अगर वो बातें आपको ठीक लगी होंगी और उनसे आपको फायदा होता है या आप उस दिशा में काम करना चाहते हो, उसके लिए आप संकल्पवान हैं, उसके लिए आपने अपनी एक राय दृष्टिकोण बना लिए कि अगले 90 दिन 95 दिन जो मेरे पास हैं, अब तो 95 बचे ही नहीं है, 90 और 92 बचे हैं, कि मुझे बढ़िया से काम करना है। तो मैं आपको बिल्कुल शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि ये जो बिंदु मैंने बताए हैं ये आपके क्वेश्चंस जो आपके मन में थे उनको संतुष्ट करने वाले होंगे। आपको जो प्रश्न आप मुझसे पूछना चाहते होंगे लगभग उसी कैटेगरी के होंगे। इनको पढ़कर आपको मार्गदर्शन भी मिलेगा, इनको पढ़कर आपको एक नई दिशा भी मिलेगी और आप अंततः सबसे बेहतर करके परीक्षा में उत्तीर्ण भी होंगे। तो मैं राहुल शिवरे आपसे विदा लेने चाहूंगा। अपनी संस्था की तरफ से सिर्फ इतना ही कहूंगा आपसे कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस परीक्षा में बेहतर कर सकें, बेहतर आपके लिए कर सकें। इसलिए हम लोग अभी लाइव जो एमसीक्यूज हैं वो सेशन भी लाने वाले हैं, मैं खुद भी उसमें आऊंगा और हम लोग प्रीलिम्स के लिए बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पर और एप्लीकेशन पर आपके लिए निःशुल्क लाने वाले हैं। आप वो वीडियोस देख सकते हो जिसमें हम 10 की 10 यूनिट कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे चैनल्स जो हैं उनको आप फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और इन्हीं वीडियोस के माध्यम से हमारा और आपका जुड़ाव बना रहेगा और हमारी कोशिश होगी हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कर पाएं और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप खुद के लिए बेहतर से बेहतर कर पाएं। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।